फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में। इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम 3.2 का थियरी करेंगे। इसका प्रीवियस वीडियो 3.1 पे था, कंप्लीट सॉल्यूशन। अगर आपने वॉच नहीं किया तो देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। सीरियल वाइज चलोगे तो ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होंगे और डिफ़िकल्ट जो मैथ्स होंगे वो आप सॉल्व पाओगे। चलो, इस वीडियो में प्रॉब्लम 3.2 का थियरी करेंगे, यानी जितना भी इसमें कंसेप्ट यूज होंगे 3.2 में वो सारा समझेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो का टॉपिक है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन। यानी हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है और उससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स हैं उनको एक एक करके समझेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले समझते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो देखो, हम इस वीडियो से, यानी जब हम जो ये वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, इस वीडियो से हम लोग प्रोडक्ट करना सीखेंगे वेक्टर का, कि किस तरह से वेक्टर को प्रोडक्ट करते हैं। तो पहले समझते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करने को ही प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा दीज आर टू टाइप्स। ये दो तरह के होते हैं, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर टू टाइप्स होते हैं। पहला टाइप है स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, दोनों एक ही नाम है, मतलब स्केलर प्रोडक्ट बोलो या डॉट प्रोडक्ट बोलो। ओके। दूसरा टाइप है वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहले समझेंगे स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट क्या है। तो फ्रेंड, जो प्रॉब्लम आपका 3.2 है वो पूरी तरह से बेसिस है स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट के ऊपर, और जो आपका 3.3 है वो है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर। तो 3.3 जब हम लोग करेंगे तो उसका थ्योरी करेंगे तो ही हम समझेंगे। अभी हम समझने वाले हैं स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट को। अब हम समझते हैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन है, द स्केलर प्रोडक्ट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स इन द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे द के बाद प्रोडक्ट ऑफ होगा, यहाँ पे छूट गया है। तो इसको समझो, ये कहने का मतलब है कि स्केलर प्रोडक्ट दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल का कोसाइन का मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट होता है। यानी फ्रेंड्स, अगर आपको वेक्टर दिए हैं तो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो और उसको से मल्टीप्लाई करो, फिर उसको उनके बीच जो एंगल बन रहा है उसको कोसाइन मतलब कॉस में लो, उसको तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, जो रिजल्ट आएगा वही स्केलर प्रोडक्ट है। और फ्रेंड्स, ये हमेशा माइंड रखना कि हमेशा जो मल्टीप्लिकेशन होता है प्रोडक्ट होता है तो दो ही वेक्टर का होता है। पहले देखो, तीन होंगे, मान लो कि तीन वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना हो तो पहले दो ही होगा ना, तब तीसरे का तो होगा। तो कोई भी मल्टीप्लिकेशन जब होता है तो दो के साथ ही होता है। तो आप समझ गए स्केलर प्रोडक्ट क्या है। स्केलर प्रोडक्ट दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन और उसमें कोसाइन जो उनके बीच का एंगल बन रहा है उसको कॉस में लेके मल्टीप्लाई करने को स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। आगे समझते हैं, इसको ज़्यादा समझ में आ जाएगा हमें जब उसका एग्जाम्पल करेंगे। तो इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। अब जो रिजल्ट आएगा स्केलर प्रोडक्ट का चाहे डॉट प्रोडक्ट का, ये आएगा स्केलर क्वांटिटी, मतलब एक नंबर आएगा। देखो यहाँ पे लिखे स्केलर क्वांटिटी, मतलब इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो इसे डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं क्योंकि इसमें डॉट यूज होता है। देखो, जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। पहला स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स, इससे जो रिजल्ट आता है वो सिर्फ स्केलर क्वांटिटी ही आता है, मतलब एक नंबर आएगा, रियल नंबर आएगा कोई। ठीक है, जैसे देखो, जिससे आपका कोई भी नंबर आएगा 2, 3, 4 कुछ भी नंबर हो सकता है आपका, वो नंबर आएगा। तो ये एक स्केलर आता है, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। और डॉट क्यों बोलते हैं तो देखो अभी आगे समझेंगे डॉट क्यों बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, इसे डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। देखो यहाँ पे लिखे हैं, पैराग्राफ चेंज करके, एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि नाम है इसका, द स्केलर गिव्स ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर प्रोडक्ट क्यों नाम है इसका? क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी देता है, दैट इज रियल नंबर्स एज ए रिजल्ट। रिजल्ट में क्या देता है? हमें रियल नंबर देता है, इसलिए हम इसे स्केलर बोलते हैं। स्केलर हम क्या समझते हैं फ्रेंड? स्केलर क्या होता है? स्केलर जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको स्केलर बोलते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल, लेट ए एंड बी आर टू वेक्टर्स। मान लेते हैं कि ए और बी दो वेक्टर्स हैं। ओके, देन स्केलर प्रोडक्ट डिफाइन। अब देखो, दोनों को हमें प्रोडक्ट करना है, स्केलर प्रोडक्ट करना है। तो देखो, ए वेक्टर और बी वेक्टर
अब इसमें जो ये पॉइंट यूज हुआ है, ठीक है ना, ये डेसिमल जो यूज हुआ है, इसको बोलते हैं, इसमें डॉट पढ़ते हैं इसको। देखो इसे डेसिमल नहीं पढ़ेंगे, ए डेसिमल बी नहीं पढ़ेंगे, इसे हम डॉट पढ़ेंगे, ठीक है। या पॉइंट नहीं पढ़ेंगे इसे, ना पॉइंट पढ़ेंगे ना डेसिमल पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे डॉट, ए डॉट बी। अब इसे हम डॉट पढ़ते हैं इसलिए हम इसको डॉट प्रोडक्ट बोल देते हैं। अब देखो ए डॉट बी, अब इसका डेफिनेशन मैंने क्या बताया था आपको स्केलर प्रोडक्ट का, देखो यहाँ पे लिखा था ना, स्केलर प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। प्रोडक्ट मतलब ए का मैग्नीट्यूड और बी के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। तो ए का मैग्नीट्यूड मान लिया कि ए है और बी का मैग्नीट्यूड है बी, छोटा वाला, ठीक है ना, ए का ए। अभी हम समझेंगे कि छोटा क्यों लिख रहे हैं, बड़ा क्यों लिख रहे हैं, अभी हम समझेंगे इसको फ्रेंड्स, ठीक। भाई समझना क्यों है, ये तो मैं समझा चुका हूँ। जब मैं थ्योरी करा रहा था आपको वेक्टर अलजेब्रा का, जब स्टार्टिंग करा रहा था फ्रेंड्स, तो उसमें मैंने बताया कि मैं बड़ा कब लिखता हूँ छोटा कब लिखता हूँ, ठीक है। तो आप वीडियो देखे होंगे तो ज़्यादा आपको समझ गए होंगे आप फ्रेंड्स, ठीक है। जब उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो उसको स्मॉल लेटर में लिखते हैं। तो देखो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड छोटा वाले बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड छोटा वाला बी। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन और ऊपर से एक कॉस जो उनके बीच एंगल बन रहा है थीटा, मान लेते हैं थीटा एंगल बन रहा है उनके बीच, तो उसका कोसाइन लेना है हमें। तो यही हमारा स्केलर प्रोडक्ट है। डेफिनेशन यही बोला गया है कि स्केलर प्रोडक्ट क्या है, इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट करना है और कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, जो उनके बीच एंगल बन रहा है उसका कोसाइन लेना है। उनका तीनों का मल्टीप्लिकेशन ही स्केलर प्रोडक्ट है। तो इस तरह से यह है ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस टीटा। टीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए बी, ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल है टीटा। और फ्रेंड्स ये पूरा का पूरा रिजल्ट क्या आएगा, स्केलर क्वांटिटी, ये पूरा का पूरा नंबर आएगा। देखो ये भी मैग्नीट्यूड आएगा, ए का मैग्नीट्यूड कोई नंबर ही आएगा, बी का मैग्नीट्यूड नंबर ही आएगा, ठीक है। और कॉस थीटा कोई ना कोई नंबर ही देगा। तो इस तरह से पूरा एक नंबर आएगा ये, और इसलिए स्केलर क्वांटिटी होगा। तो रिजल्ट हमारा स्केलर क्वांटिटी होगा, इसलिए इसे स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। और डॉट यहाँ पे यूज हुआ इसलिए हमें डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। आगे फ्रेंड्स समझते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशंस। तो देखो ज्योमेट्री में मतलब एज ए कैसे डायग्राम में इसको हम दिखाएंगे, कैसे समझेंगे, इसको समझो। देखो a scalar product can be formed by taking the component of one vector, मान लो b वेक्टर, ठीक है, b वेक्टर का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अदर वेक्टर, मान लो कि a वेक्टर के डायरेक्शन में, एंड मल्टीप्लाइंग इट विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द अदर वेक्टर, यानी a वेक्टर के। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि a डॉट b का मीनिंग डायग्रामेटिक मतलब डायग्राम में कैसे है, ये क्या एक्चुअल में हो क्या रहा है। अगर डायग्रामेटिक समझे तो एक्चुअल में ए डॉट बी क्या है, हो क्या रहा है, क्यों, ये हम सीखते हैं। तो देखो फ्रेंड्स मल्टीप्लिकेशन इसमें दिया है, प्रोडक्ट है मल्टीप्लिकेशन सेम ही बात है। तो कहने का मतलब है कि ये तो एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही है। जब इसमें प्रोडक्ट यूज है, मल्टीप्लिकेशन का यूज हुआ है, तो ये मल्टीप्लिकेशन जैसे 2 × 3 होता है। देखो जैसे मैं 2 और 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 को 3 से, तो 6 हो जाता है। ये 2 जो है 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट भी जो है वेक्टर का प्रोडक्ट जो करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये मल्टीप्लिकेशन ही है, तो ये भी उतना टाइम्स इंक्रीज होगा। तो फ्रेंड्स वेक्टर में भी ऐसा ही होता है, इसमें भी जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो है ना वैल्यूशन बढ़ जाता है। जैसे 2 × 3 किए तो 6 हो गया, तो वो 6 जो है 2 और 3 से बड़ा है। तो इस तरह से इसमें भी इंक्रीज होता है मल्टीप्लिकेशन, ये सिंपली। अब इसे डायग्राम से समझो ये एक्चुअल में हो क्या रहा है। देखो मान लेते हैं एक बी वेक्टर है, ठीक है, और एक ए वेक्टर है। ए वेक्टर डायरेक्ट जो है ये हॉरिजॉन्टल है, और जो बी वेक्टर जो है ये थोड़ा सा तिरछा है, इस तरह से है, और दोनों के बीच एंगल थीटा बन रहा है, मतलब थीटा एंगल पे दोनों है। तो देखो फ्रेंड्स अगर मुझे ए से बी को मल्टीप्लाई करना है तो मुझे क्या करना होगा, बी को ए के डायरेक्शन में लाना पड़ेगा। तो हम उसे उठा कर तो नहीं ला सकते, अब वो वेक्टर अपने जगह पे सिचुएटेड है, अपने जगह पर पोजीशंस बना के बैठा हुआ है, उसे हम ला नहीं सकते। और वेक्टर का जो रूल है उसको फॉलो करके भी हम नहीं ला सकते, क्योंकि उसमें ऐसा रूल ही नहीं दिया है कि ऐसे वेक्टर को उठाओ ऐसे धागा सीधा कर दो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो फ्रेंड्स उसको क्या करना पड़ेगा, मुझे बी वेक्टर को कंपोनेंट में तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। बी वेक्टर का 2 कंपोनेंट होगा, एक वाई के अलोंग होगा और एक एक्स के अलोंग होगा, ठीक है। अगर 3D में है तो जेड के अलोंग भी होगा,
तो फ्रेंड्स देखो, जब भी प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट जब भी होता है, तो एक ये जो है ना सेम मैनर के होते हैं, मतलब इन लोगों का जो नेचर सेम होता है। ये रिजल्ट जब आता है तो एक सेम लाइन में आता है, कहने का मतलब एक रियल नंबर आता है। अभी देखो, हम इसका और इसका जो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, हमें इस बी वेक्टर का जो कंपोनेंट है जो एक्स के अलॉन्ग है उसके लाना पड़ेगा, तब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। इस सेम नेचर को ही मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो फ्रेंड्स, मैं बताता हूँ आपको। जैसे देखो, हम मैंने लिया ओ एल ए वेक्टर, ठीक है, ओ एम बी वेक्टर लिया, ठीक है, और यहाँ से मैंने एक ये जो है डॉटेड लाइन खींचा, इससे इसको मिलाया, तो इस तरह से ये जो हो ये बन गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इस डायग्राम को थोड़ा देर के लिए माइंड में सेट कर लो, पेज पलटने वाला हूँ। अब देखो, हमने जो है ए डॉट बी क्या सीखा अभी, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ से मैंने क्या किया, ए को बाहर कर दिया, बी कॉस थीटा अंदर ले गया। तो जब फ्रेंड्स बी कॉस थीटा अंदर ले गया तो बी कुछ और नहीं, बी कॉस थीटा क्या है, ओ एम कॉस थीटा है। अब बोलोगे ओ एम कॉस थीटा कैसे है, तो देखो डायग्राम में कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, देखो इस डायग्राम को बताओ कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा। मैं यहाँ पे कॉस थीटा निकाल रहा हूँ, ठीक है। क्या होगा, क्या होता है फ्रेंड्स, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। तो ये बेस हो गया, बेस आपका ओ एन हो गया, ओ एन, और ये हाइपोटेन्यूज हो गया ओ एम, होगा ना, ठीक है, होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह से जो है हम जानते हैं ओ एन क्या है, ए है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम अगर ओ एन निकाले तो ओ एन क्या आएगा बताओ, ओ एम कॉस थीटा आएगा ना, आएगा, ओ एन इक्वल टू ओ एम कॉस थीटा आएगा। तो फ्रेंड्स मैंने वही लिखा है यहाँ पे, ओ एम क्या है देखो, ओ एम क्या है पूरी तरह से बी है, तो बी कॉस थीटा आएगा, ठीक है। तो बी कॉस थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ओ एम कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे लिखा है, देख लो यहाँ पे बी कॉस थीटा की जगह ओ एम कॉस थीटा लिखा है, ओ एम इक्वल टू ओ एन, अभी मैंने आपको ला के दिखाया था ना, ये ओ एन इक्वल टू ओ एम कॉस थीटा, तो ओ एम कॉस थीटा की जगह ओ एन लिख सकते हैं, ओ एन लिख दिया, ठीक है। तो देखो एक्चुअल मीनिंग इसका क्या हुआ, वेक्टर ई का मैग्नीट्यूड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ ए। तो देखो एक्चुअल में मल्टीप्लिकेशन हुआ है वेक्टर ए का और वेक्टर का, दोनों का मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन हुआ है, लेकिन जो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का जो मल्टीप्लिकेशन हुआ है वो डायरेक्शन ऑफ ए में हुआ है, मतलब ए वेक्टर के डायरेक्शन में जितने मैग्नीट्यूड आ रहे हैं बी के उतने ही ए में मल्टीप्लाई हुए हैं, ठीक है। मतलब उसके एलोंग में जितने बन रहे हैं, ए वेक्टर के एलोंग में जितने बन रहे हैं उतने ही बी के जो पार्ट हैं वो मल्टीप्लाई हुए हैं ए से। जैसे देखो, ठीक है, ये अगर बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है, तो ये जो बी वेक्टर है, बी वेक्टर का जो बन रहा है मैग्नीट्यूड ए के डायरेक्शन में, ठीक है ना, ये बी वेक्टर हो गया, ए वेक्टर हो गया, तो जो बी वेक्टर का पार्ट जो बन रहा है ए के डायरेक्शन में उतना से ही मल्टीप्लाई हुआ है, और बाकी जो बी पार्ट का जो मैग्नीट्यूड है जो इस डायरेक्शन में वाई के डायरेक्शन में है उससे मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, ठीक है। जो सेम डायरेक्शन में है दोनों उन्हीं के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। इस सेम नेचर को ही मल्टीप्लाई होते हैं इसमें, जो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, सेम नेचर का ही मल्टीप्लिकेशन होता है, मतलब डायरेक्शन सेम ही होता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं रियल नंबर आता है फ्रेंड्स, रियल नंबर आता है, वो सारा का सारा एक नंबर ही आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। तो फ्रेंड जब भी ए डॉट बी आपको देख लिखा हुआ मिले तो ए डॉट बी का मीनिंग ये चीज़ है, ये देखो ध्यान से, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्रोजेक्शंस ऑफ बी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। इसका मीनिंग ये होगा, यानी ए वेक्टर को मल्टीप्लाई किया गया है बी वेक्टर से, और बी वेक्टर वही वेक्टर का जो डायरेक्शन ए की दिशा में है, मतलब डायरेक्शन ए की दिशा में जो वेक्टर ए है उसके दिशा में जितने मैग्नीट्यूड बी के हैं उतने से ही ए में मल्टीप्लाई हैं, ओके। अब देखो सिमिलरली ए डॉट बी, और फ्रेंड्स इसको ए डॉट बी को ऐसे भी आप रीड कर सकते हो कि
वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ बी, मतलब वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड में मल्टीप्लाई किया गया है ए को, और ए के उतने पार्ट को ही मल्टीप्लाई किया गया है जितना पार्ट बी के डायरेक्शन में है। ठीक है, अब देखो ये डायग्राम को देखो फ्रेंड्स, अगर हम बोले कि ये जो बी वेक्टर है इसको ए से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो ए से मल्टीप्लाई किया जाता है, बी का जो कंपोनेंट है जो कि ए के डायरेक्शन में है उतना से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। या मैं ये बोलूँ कि जो ए वेक्टर है उसे बी से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, और जो ए का कंपोनेंट है बी के डायरेक्शन में, बी के डायरेक्शन में जितने कंपोनेंट है उससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं बोलूँ कि मैं ए का कंपोनेंट बी के डायरेक्शन में ले रहा हूँ, बी के डायरेक्शन में ए का कंपोनेंट जितने बी के डायरेक्शन बन रहा है उससे मैं बी को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, या बी का कंपोनेंट जो ए डायरेक्शन में बन रहा है उससे मैं ए को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो कोई अंतर नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो जैसे ये पेज को मैं घुमाऊँगा, कॉपी को देखो देखो जैसे कॉपी को मैं मूव कर रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, देखो सेम आपका चीज़ है। अभी ये आपका ये हो गया, ये आपको झुका हुआ दिख रहा है, तो कुछ है नहीं। ठीक है, ये डायग्राम को मैंने ऐसा कर दिया तो आपको दिख रहा है कि जो बी वेक्टर का कंपोनेंट ए के डायरेक्शन में लिया गया है, और मैं ऐसे कर दिया तो आपको लग रहा है कि ए वेक्टर का जो कंपोनेंट है वो बी के डायरेक्शन में लेके मल्टीप्लाई किया गया है। तो फ्रेंड्स ए डॉट बी का यही मीनिंग है, सिंपली एक मल्टीप्लिकेशन है, बस है कि इसे सेम डायरेक्शन में ले जाके मल्टीप्लाई किया जाता है, डिफरेंट डायरेक्शन में नहीं। अब ए कोई और डायरेक्शन में, बी कोई और डायरेक्शन में, तो ऐसा नहीं चलेगा, दोनों को सेम डायरेक्शन में होना पड़ेगा। अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में नहीं है तो उसे हम सेम डायरेक्शन में लाएंगे, उसके कंपोनेंट को तोड़ उसको कंपोनेंट में तोड़ देंगे, जो कंपोनेंट जिस डायरेक्शन में आ रहा है दूसरा वेक्टर कोई है, ठीक है, उस डायरेक्शन में उस कंपोनेंट को लाएंगे तब मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब अगर कोई वेक्टर ए है और कोई वेक्टर बी है, तो फ्रेंड्स इस वेक्टर जो बी वेक्टर है इसका कंपोनेंट में तोड़ेंगे इसको एक के डायरेक्शन में, ठीक है, एक परपेंडिकुलर ए के डायरेक्शन में, जो ए के डायरेक्शन में आएगा उसी को हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे ए से, बी का जो कंपोनेंट ए के डायरेक्शन में आएगा उसे हम ए से करेंगे, और बाकी जो आएगा उसको नहीं करेंगे। ठीक है, आगे समझते हैं फ्रेंड्स प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो देखो स्केलर प्रोडक्ट का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो पहला प्रॉपर्टीज़, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज कम्यूटेटिव। ये कम्यूटेटिव नेचर के होते हैं। स्केलर प्रोडक्ट क्या होते हैं, दो वेक्टर का अगर प्रोडक्ट करते हो तो कम्यूटेटिव नेचर के होते हैं, यानी ए डॉट बी कहो या बी डॉट ए करो रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, ए को बी से मल्टीप्लाई करो या बी को ए से मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट करो या मल्टीप्लाई, सेम रिजल्ट आएगा। यह है कम्यूटेटिव। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझते हैं। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द टू वेक्टर टू बी परपेंडिकुलर इज दैट देयर स्केलर प्रोडक्ट शुड बी जीरो। यानी फ्रेंड्स ये कंडीशन बोल रहा है, ये प्रॉपर्टीज बता रहा है आपको कि जो आपके परपेंडिकुलर वेक्टर होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन, उनका स्केलर प्रोडक्ट जीरो होता है। यानी फ्रेंड्स दो वेक्टर का प्रोडक्ट अगर जीरो आ जाए तो समझ लेना वो दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है वो दोनों। देखो ए डॉट बी इक्वल टू जीरो आ जाए तो ये है कि एक्चुअल में हुआ क्या होगा, ए डॉट बी अगर जीरो आया इसका मतलब हुआ ये होगा कि ए बी कॉस 90 डिग्री हुआ होगा। अब ये कॉस 90 है तो कॉस 90 भैया, तो कॉस 90 होता है जीरो, तो जीरो हो जाने का पूरा पार्ट ए जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इससे सिद्ध होगा कि ए जो है बी के परपेंडिकुलर है। अब देखो यहाँ पे आपका कॉस ही 90 जो है ही जीरो, मतलब कॉस 90 डिग्री ही होगा। यहाँ पे आपको ए वेक्टर या बी वेक्टर को जीरो नहीं करना है, यानी ए और बी जीरो नहीं आ रहा है, हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, वेक्टर को जीरो नहीं कर रहे हैं, हम एंगल पे डिपेंडेंट है, हम मान के चल रहे हैं कि ए या बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है जीरो नहीं है। ठीक है, तो अगर दोनों का डॉट, अगर ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड जीरो नहीं आ रहा है तो दोनों का डॉट जीरो आ रहा है फिर भी, तो समझ जाएंगे कि दोनों के बीच का एंगल 90 है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझते हैं।
फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है ए डॉट ए वेक्टर इक्वल टू ए स्क्वायर विच इज रिटेन एज द ए वेक्टर का स्क्वायर, thus the square of the vector is the scalar which stands for the square of its magnitude। तो फ्रेंड्स ये बताना चाह रहा है कि अगर कोई वेक्टर है, अगर उसी से उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, मतलब ए वेक्टर है और ए वेक्टर को ए से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो जो रिजल्ट आएगा वो एक रियल नंबर आएगा, वो एक स्केलर आएगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है वेक्टर इज अ स्केलर विच स्टैंड्स फॉर द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। इसका मीनिंग ये हुआ कि उसका जो मैग्नीट्यूड हो गया उसका स्क्वायर, मतलब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मतलब वेक्टर ए है तो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर, इसका मीनिंग ये होगा। अब फ्रेंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझते हैं। फॉर द म्यूचुअल परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर आई जे के वी हैव द रिलेशंस। अब ये बोल रहा है कि तीन यूनिट वेक्टर हैं जो कि आपस में परपेंडिकुलर हैं, आपस में परपेंडिकुलर है, जैसे आई, ठीक है, और जे और के, तीन वेक्टर हैं, ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है। यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो ये जो है तीन यूनिट वेक्टर है जो कि यहाँ पे क्या है? परपेंडिकुलर है, सब एक दूसरे से 90 डिग्री पे झुके हुए हैं, ठीक है। तो इनके बीच कितना एंगल बन रहा है फ्रेंड्स? 90 बन रहा है, ठीक है, सब 90 बन रहा है, ओके। तो देखो रिलेशंस है, ये आपको हमेशा माइंड में रखने हैं। जब आप डॉट करोगे तो इसको आप यूज़ करोगे, हमेशा यूज़ करोगे। यूज होता ही है जब आई को जे के साथ डॉट किया जाए और जे को डॉट के के साथ किया जाए और के आई के साथ डॉट किया जाए तो जीरो आएगा। क्यों जीरो आएगा? क्योंकि देखो हम लोग जानते हैं डॉट क्या होता है। देखो अगर हम ए को बी के साथ डॉट कर देते हो तो ए बी कॉस थीटा आता था, ठीक है। तो ये कॉस थीटा ही डिसाइड करता है कि ये पूरा का पूरा वैल्यू जीरो आएगा या कुछ नंबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है आई डॉट जे। अब मैंने बताया कि तीनों को तीनों क्या है? 90 डिग्री पे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, 90 डिग्री है, मतलब इनके बीच का एंगल 90 है। तो यहाँ पे देखो मैं क्या करूँ, अगर यहाँ पे आई लूँ, वो आई को डॉट कर दूँ जे से, तो आई को डॉट करूँ जे से, तो आई क्या होगा? आई जे कॉस 90 डिग्री, क्योंकि इन दोनों के बीच कितना है? एंगल 90 है। मैंने बताया तो कि सबके बीच 90 एंगल बन रहा है, तो ये हो जाएगा कॉस 90। अब कॉस 90 होने का हो गया ये पूरा का पूरा जीरो, क्योंकि कॉस 90 डिग्री का मान जीरो होता है, तो पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, यानी ये पार्ट्स पूरा जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसमें सीख सकते हैं कि ये जो वेक्टर है आई जे की जो यूनिट वेक्टर है, इनका डॉट किया जाए तो अपने से दूसरे वेक्टर यूनिट वेक्टर के साथ डॉट किया जाए तो रिजल्टेंट हमेशा जीरो आता है, अपने से हट के। मतलब जो आई है तो आई के साथ नहीं, जे के साथ कर लो चाहे के साथ कर लो, तो हमेशा जीरो ही आएगा, क्योंकि फिर से 90 डिग्री का मामला आ जाएगा तो वो जीरो हो जाएगा। अगर आई को आई के साथ किया जाए, मतलब सेम अपने ही प्रजाति से, ठीक है, आई को आई के साथ किया जाए, जे को जे के साथ और के को के साथ किया जाए तो 1 आएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये एक दूसरे से 90 डिग्री पे झुके हुए हैं, लेकिन अपने से तो 0 डिग्री पे ही है, ठीक है। ओके, तो ये जो है 0 डिग्री पे है, तो आई डॉट आई कहने का मतलब है कि आई आई कॉस 0 डिग्री, ठीक है। ओके, तो 0 डिग्री का मान क्या होता है? कॉस का होता है, तो 1 के होने के कारण फ्रेंड्स यहाँ पर रिजल्ट इसका 1 आएगा, ठीक है। अब ये बोलोगे आई आई कहाँ गया? तो आई फ्रेंड्स, आई जो है यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 और ये वाला 1, तो ये हो जाएगा 1 1 1 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे 1 आएगा। तो फ्रेंड्स ये रिलेशन हमेशा याद रखना, अगर अपने से अलग प्रजाति से मल्टीप्लाई किया जाए, मैं यहाँ पे प्रजाति का यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे आप डिफरेंट नेचर यूज़ कर सकते हो कि डिफरेंट नेचर से अगर इन वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका रिजल्टेंट हमेशा जीरो आता है, और सेम नेचर से मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्टेंट हमेशा 1 आता है। यूनिट वेक्टर के केस में ये याद रखना, ये आई जे के जो है यूनिट वेक्टर ही है, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर होते हैं जिनका यूज जो है डॉट करने के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट टर्म समझो, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिस्ट्रीब्यूटिव। तो जो स्केलर प्रोडक्ट होते हैं दो वेक्टर के, वो डिस्ट्रीब्यूटिव भी होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव कहने का मतलब है कि जोड़ के डॉट करो या
डॉट करके जोड़ो, इसका मतलब ये होता है। तो देखो मैंने ए और बी वेक्टर लिया, ठीक है, दोनों को जोड़ दिया, उसके बाद सी से डॉट किया, ऐसे करो। या आप दो पहले ए को सी के साथ डॉट करो और बी को सी के साथ डॉट करो, फिर जोड़ो, तो दोनों का रिजल्टेंट सेम आएगा, ठीक है। तो इसका कहने का डिस्ट्रीब्यूटिव ये कहने का मतलब होता है कि आप जोड़ के मल्टीप्लाई करो या मल्टीप्लाई करके जोड़ो, सेम आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझते हैं। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट। तो फ्रेंड्स ये कहना चाहता है कि स्केलर प्रोडक्ट जो है दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन का सम होता है, जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स होते हैं उनके प्रोडक्ट का सम होता है। अब इसका कहने का मतलब क्या है समझो एग्जांपल से। जैसे ए वेक्टर है, इसके जो है इस तरह से कंपोनेंट है a1i प्लस a2j प्लस a3 के, और बी वेक्टर है b1i प्लस b2j प्लस b3 के, ये है इसके कंपोनेंट बी के। अब ये कहना चाहता है कि सम ऑफ द प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट, तो उनका जो है कॉरस्पॉन्डिंग यानी जो कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट है उनका प्रोडक्ट होगा फिर सम होगा, वही है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। यहाँ पे देखो, जैसे देखो a1 यहाँ पे आई वाला के साथ कॉरस्पॉन्डिंग मतलब सेम नेचर वाला, आई वाला का के साथ, जे वाला को जे के साथ, के वाला को के साथ, तो आई वाला का के साथ a1 a2, ठीक है, और बी यहाँ पे a2 b2, देखो a1 b1 a2 b2 और a3 और b3, और इनका सम, ओके, इनका सम। तो यहाँ पे देखो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स, तो जो कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट है उनका हम कर दिए प्रोडक्ट, उसके बाद सम करना है। तो यही बताना चाह रहा है कि दो वेक्टर का प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट आप निकाल रहे हो, तो एक्चुअल में हो ये रहा है कि उनके कंपोनेंट का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और बाद में सम अप हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होता है। आप क्वेश्चन करोगे 3.2 तो उसमें इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होगा। तो इससे अभी समझ लो कि दो वेक्टर को जब मल्टीप्लाई आपको करना है तो एक्चुअल में आई वाला को आई के साथ करना, जे वाला को जे के साथ करना और की वाला को के साथ करना, बाकी जो आएंगे उनको आप नेगलेक्ट कर देना क्योंकि उसका वैल्यू जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि आई वाला को जे वाले के साथ करोगे तो फिर से आई और जे क्या आ जाएगा, दोनों को डॉट करोगे तो जीरो आ जाएगा। अभी बताया मैंने आई डॉट जे इक्वल टू जीरो। अब देखो एक्चुअल में जो आप क्या करोगे, सिंपली मल्टीप्लिकेशन करोगे ना। अब इसको क्या करोगे, ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करोगे, तो a1 आई को लोगे पूरा का पूरा पार्ट को और तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई करोगे, उसको उठाओगे इसके साथ करोगे तो ये आपका आ गया, इसको उठाओगे इसके साथ करोगे तो जीरो आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आई डॉट जे इक्वल टू जीरो। ओके, अब इसको उठाकर फिर इसके साथ करोगे तो फिर आई डॉट के इक्वल टू फिर जीरो। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये दोनों के साथ जीरो होगा। सेम इसको लोगे फिर तीनों के साथ करोगे तो इसके साथ तो ये a2 b2 आ जाएगा, लेकिन इन दोनों के साथ फिर से जीरो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि डिफरेंट नेचर के हैं, ये जे है, ये आई है, ये के है, तो कहाँ से होगा, फिर जीरो आ जाएगा। फिर इसको उठाओगे लोगे तीनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ इसके साथ ये तो हो जाएगा, ठीक है, ये थ्री बी थ्री, लेकिन दोनों का डिफरेंट नेचर होने के कारण फिर जीरो हो जाएगा, तो फिर यही आएगा। इसलिए ये जो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर होता है इसी तरह से होता है फ्रेंड्स, सेम वाले को सेम नेचर के साथ करते हैं, ठीक है, डिफरेंट नेचर वाले को डिफरेंट नेचर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट जीरो आएगा, इसलिए सेम नेचर वाले को ही सिर्फ मल्टीप्लाई किया जाता है डॉट प्रोडक्ट में। ओके, तो ये माइंड में रखना। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज समझते हैं। एंगल बिटवीन टू लाइंस हुज डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एन एंड एल डैश एम डैश एन डैश इज कॉस इनवर्स एल एल डैश प्लस एम एम डैश प्लस एन एन डैश। ये बोल रहा है कि एंगल आपको निकालने हैं, ठीक है, दो लाइंस के बीच जिसके डायरेक्शन कोसाइन दिए हुए हैं। एक लाइन का दिया है एल एम एन, दूसरे का एल डैश एम डैश एन डैश दिया है, तो उसका एंगल जो होगा ये कॉस इनवर्स ये आपका एल एल डैश प्लस एम एम डैश प्लस एन एन डैश होगा। यानी कहना चाहता है कि दो लाइंस है जिनके डायरेक्शन कोसाइन ये दिए हुए हैं, तो उसका जो एंगल होगा ये वाला होगा। तो देखो इसे प्रूव करते हैं कैसे होगा भैया। मान लेते हैं कि L1 L2 दो लाइंस है, ठीक है, L1 का डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन है, L2 का एल डैश एम डैश एन डैश है। अब फ्रेंड्स हम यूनिट वेक्टर ले लेते हैं L1 का, U कैप लगा है इसके ऊपर, यानी यूनिट वेक्टर है ये।
ये आपका एल आई प्लस एम जे प्लस एन के यूनिट वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में लिख दिया मैंने। और L2 का यूनिट वेक्टर ले लेते हैं हम यू डैश कैप एल डैश आई प्लस एम डैश जे प्लस एन डैश के। ओके, अब देखो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर का प्रोडक्ट करेंगे अभी हमने सीखा, तो डॉट प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो यू कैप डॉट यू डैश कैप, तो देखो यू कैप ये वाला है, यू डैश कैप ये वाला है, दोनों को हम डॉट कर रहे हैं। तो ये आपका एल आई लेंगे और तीनों को एक एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक एक साथ, फिर इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, तो इन दोनों के साथ करेंगे तो जीरो आ जाएगा। यही वाला काम आएगा, अभी बताया मैंने आपको ऊपर। ठीक है, सेम नेचर वाला ही मल्टीप्लाई होता है सिर्फ। तो इसको इसके साथ करेंगे तो एल एल डैश हो जाएगा, फिर इसको इसके साथ एम एम डैश और इसको एन डैश। ओके, ठीक है, तो इस तरह से हमारा ई आ गया। अब देखो इस साइड क्या होगा, यू कैप और यू कैप, तो यहाँ पे क्या होगा, डॉट में क्या होता है आपका दोनों वेक्टर का डॉट मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। ठीक है, ये डेफिनेशन हमने सीखा था। तो ये यूनिट वेक्टर है दोनों, तो इसके कारण इनका मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो देखो यू डैश यू कैप का 1 और यू डैश कैप का 1 ही होगा, दोनों यूनिट वेक्टर हैं इसलिए मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा 10। देखो ये आपका पूरा कॉस थीटा हो जाएगा और ये आपका इस साइड हो जाएगा, और यहाँ पे थीटा निकालेंगे तो कॉस इनवर्स एल एल डैश प्लस एम एम डैश प्लस एन एन डैश आ गया। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये प्रूफ होता है कि अगर दो वेक्टर का जो है डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है, ठीक है, तो उनका एंगल ये वाला होता है, उनका एंगल निकालने का फॉर्मूला ये वाला है। फ्रेंड्स आगे समझते हैं, इफ लाइंस L1 इन L2 आर परपेंडिकुलर। अब लेते हैं दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है। अब देखो, अब हमने केस बना दी ना ये कि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर, डायरेक्शन कोसाइन दिया है इनका, सिर्फ L1 का और L2 का डायरेक्शन कोसाइन दिया है, और डायरेक्शन कोसाइन से आपको अब ये दिया गया है कि परपेंडिकुलर है दोनों। ठीक है, तो दोनों परपेंडिकुलर है तो क्या केस बनेगा, तो क्या केस बनेगा फ्रेंड्स, देखो यहाँ पे केस ये बनेगा, अगर थीटा 90 डिग्री है यानी L1 L2 के बीच 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे cos 90 डिग्री हो जाएगा, जो हमने फार्मूला अभी डिराइव किया ना वहाँ से, cos 90 एल एल डैश प्लस एम एम डैश प्लस एन एन डैश। ओके, तो cos 90 जीरो, तो इस तरह से फ्रेंड्स इनका प्रोडक्ट जीरो होगा। तो ये रिजल्ट आया हमारे सामने कि अगर दोनों लाइंस के बीच बन रहा है 90 डिग्री, ठीक है, और डायरेक्शन कोसाइन सिर्फ हमें गिवन है। अब देखना क्वेश्चन आ जाए आपके सामने कि डायरेक्शन कोसाइन आप दिया है दो वेक्टर का, उससे बोल रहा है आपको निकालने के लिए कि अगर 90 डिग्री होगा तो क्या रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट ये आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये आंसर होगा। अब देखो नेक्स्ट केस देखते हैं, इफ लाइंस L1 और L2 आर पैरेलल। अब मान लेते हैं कि दोनों लाइंस पैरेलल हैं एक दूसरे के। ठीक है, दोनों लाइंस पैरेलल हैं और हमें डायरेक्शन कोसाइन दोनों का दिया गया है, L1 और L2 का। ठीक है, तो पैरेलल करने का मतलब क्या है, उनके बीच का एंगल 0 डिग्री है, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, पैरेलल फ्रेंड्स सेम यहाँ पे देखो मैंने डायग्राम में दिखाया आपको, ये यू वेक्टर और ये यू वेक्टर। अब यहाँ पे कैप लगाया मतलब यूनिट वेक्टर है ये। तो देखो ये पैरेलल, तो पैरेलल हैं तो फ्रेंड्स क्या होगा, इनका डायरेक्शन सेम होगा। अब बोलोगे डायरेक्शन पैरेलल का जरूरी थोड़ा होता है सेम होता है, अगर वेक्टर ये वाला यहाँ पे तो एक हो सकता है, ऑफकोर्स हो सकता है यार, हम कहाँ बोला नहीं हो सकता, तो ये हो सकता है। तो जब ये अपोजिट होगा एक दूसरे के तो एक में माइनस लग जाएगा, और क्या यहाँ पे माइनस जाएगा। अगर ये सेम डायरेक्शन में है तो प्लस हो जाएगा, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखो L1 L2 को माना है कि एक दूसरे के पैरेलल हैं, जो केस में दिया है कि पैरेलल हैं, तो पैरेलल हैं तो ये कंडीशन जरूर फुलफिल करेंगे। क्यों, अब देखो क्योंकि फ्रेंड्स ये डायरेक्शन सेम ही रहेगा इन लोगों का, ये उल्टे हो सकते हैं, ठीक है, और सेम डायरेक्शन में हो सकते हैं, सेम डायरेक्शन में हो सकता है ना, इससे अपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है। दो के अलावा कोई केस नहीं होगा, पैरेलल के केस में दो के अलावा कोई केस नहीं होता, या तो सेम डायरेक्शन में होंगे या तो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, इन दोनों के अलावा कोई केस नहीं होगा। अगर अपोजिट में होते हैं माइनस लगाएंगे, अगर अपोजिट नहीं है तो सेम है तो बस छोड़ देंगे, यू कैप इक्वल टू यू कैप डैश, इस तरह से। अब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं तो फ्रेंड्स ये पैरेलल हैं तो सेम डायरेक्शन में तो मान सकते हैं ना। अब कैप का मतलब क्या होता है,
क्या ये यूनिट वेक्टर यही डिनोट करता है, डायरेक्शन को ही सिर्फ डिनोट करता है। यूनिट वेक्टर का इसलिए यूज़ किया गया था कि इससे पता चल जाए कि वेक्टर का डायरेक्शन क्या है। तो देखो डायरेक्शन मान के चल रहा है सेम है, ठीक है, इसलिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ यू कैप इक्वल टू यू डैश कैप। अब देखो यू कैप का हमारा सामने एल आई प्लस एम जे प्लस एन के है, वो हमने भी देखा, और यू डैश कैप का ये हो रहा था डैश लगा के एल डैश आई प्लस एम डैश जे प्लस एन डैश की, ठीक है। अब हम इक्वेटिंग करते हैं आई जी के कॉम्फिशिएंट को एल एच एस को आर एच एस के साथ, तो हमारा एल इधर से एल और इधर से एल डैश, इधर से एम और इधर से एम डैश, इधर से एन और इधर से एन डैश। तो इस तरह से ये केस बनेगा हमारे सामने कि दो लाइन्स है वो पैरेलल हैं और उनका डायरेक्शन कोसाइन सिर्फ गिवन है, और फ्रेंड्स वो पैरेलल हैं तो उनके सामने तो ऐसा केस बनेगा कि उनके जो डायरेक्शन कोसाइन होंगे वो आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। उनका कॉरस्पॉन्डिंग जो डायरेक्शन कोसाइन होगा वो इक्वल होगा, जैसे एल एल ए डैश के साथ, एम एम डैश के साथ, एन एन डैश के साथ। अब फ्रेंड नेक्स्ट समझते हैं 8 नंबर प्रॉपर्टीज प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स एक्स वाई जेड इन एक्स टू, यहाँ पे सब में 1 है, ठीक है ना, एक्स वन वाई वन जेड वन एंड एक्स टू वाई टू जेड टू ऑन ए लाइन हुज डायरेक्शन कोसाइन आर एल एम एन। ये बोल रहा है कि प्रोजेक्शन आपको पता करने हो, अगर दो पॉइंट्स आपको गिवन है और उनसे एक लाइन बन रहा है, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से एक लाइन बन रहा है, और दोनों पॉइंट्स का ये रहा, यहाँ पे पॉइंट्स आपको दोनों पॉइंट दिए गए हैं, पहला पॉइंट है एक्स वन वाई वन जेड वन, दूसरा पॉइंट है एक्स टू वाई टू जेड टू, और एक लाइन है और जिसका डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन दिया है। तो देखो आपको तीन चीज़ें दिए हैं, दो पॉइंट्स का यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिया है, और तीसरा आपको डायरेक्शन कोसाइन दिया है लाइन का। तो यहाँ पे दो लाइन बनेंगे, एक इस पॉइंट से लाइन बनेंगे और एक लाइन बनेगा आपका इस एल एम एन का डायरेक्शन कोसाइन से। तो देखो ये पी पॉइंट माना, एक क्यू पॉइंट माना, ठीक है, इन दोनों को मिलाया तो एक लाइन बना, ठीक है, एल टू बोल दिया इसको, और आपका एक यू हमने लेट कर लिया जिसका डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन है, तो एल वन लाइन है, ठीक है, एल वन, ठीक है। अब इनका हम प्रोजेक्शन निकालने वाले हैं। तो फ्रेंड्स हमें प्रोजेक्शन निकालने हैं पी क्यू के, मतलब जो पी और क्यू को मिलाने से जो लाइन बना है उसका प्रोजेक्शन हमें यू के डायरेक्शन में निकालने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पी क्यू पहले निकालेंगे। तो पी क्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, पी क्यू वेक्टर हमें चाहिए, तो क्यू में से पी क्यू घटाना पड़ेगा। ये इनिशियल या फाइनल पॉइंट, ए इनिशियल पॉइंट या फाइनल पॉइंट, तो क्यू में से पी क्यू घटाएंगे। तो देखो एक्स टू में से एक्स वन, वाई टू में से वाई वन, जेड टू में से जेड वन, ये निकाला, और इस तरह से आई जे के लगा दिया जो कि यूनिट वेक्टर है, डायरेक्शन को डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे आ गया यू कैप वेक्टर, ये वाला वेक्टर, तो इसका डायरेक्शन क्वेश्चन दिया है एल एम एन, तो एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। अब प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू, जो पी क्यू का प्रोजेक्शन है किसके डायरेक्शन में, इन द गिवन लाइन, किसके लाइन के जो यू है, तो इसको डायरेक्शन में लेंगे। तो यहाँ से पी क्यू डॉट यू, तो फ्रेंड्स ये रहा पी क्यू, ठीक है, और यह यू, तो इसको इसके साथ डॉट करेंगे, मतलब सेम नेचर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे, आई वाला को एक साथ, जे वाला को जे के साथ, और के वाला को एक साथ। तो इस तरह से करेंगे तो हमारा हो जाएगा एल एक्स टू में से एक्स वन प्लस एम वाई टू वाई वन और प्लस और एन इंटू जेड, और जेड टू में से जेड। तो फ्रेंड्स ये निकल जाएगा पोजीशन ऑफ पी क्यू ऑन द लाइन, ऑन द गिवन लाइन। लाइन कौन सा है, एल वन, एल वन के डायरेक्शन में पी क्यू का प्रोजेक्शन। तो इस तरह से ये निकलेगा। अगर आपको दिया हो दो पॉइंट्स आपको गिवन है, देखो ये केस तब आएगा जब आपको दो पॉइंट्स गिवन है, तो उनसे आप क्या कर लेना, एक लाइन बना लेना। लाइन बनाने के बाद ये बोलेगा आपसे कि ये डायरेक्शन कोसाइन है, उसके डायरेक्शन में पोजीशन दिखाओ, तो इस तरह से आपका होगा। और डायरेक्टली आप जो है आंसर लिख सकते हो इस तरह से कि फाइनल में से इनिशियल पॉइंट को घटा लेना, उसके बाद एल से और एम से और एन से मल्टीप्लाई करके आंसर। फ्रेंड्स लास्ट प्रॉपर्टीज समझते हैं 9th नंबर, स्वर्ज इनइक्वलिटी। स्वर्ज इनइक्वलिटी क्या बताता है आपको, इसे समझो। तो फ्रेंड्स स्वर्ज इनइक्वलिटी कंपैरिजन को दर्शाता है, मतलब दो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, दो तरह से जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है उसको कंपेयर करता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बोल रहा है एक साइड कि ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है, ये बताना चाह रहा है। मतलब ये बोल रहा है कि
ये जो ए डॉट बी के मैग्नीट्यूड है वो हमेशा इस साइड से, मतलब जो आरएचएस का साइड है, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी से हमेशा कम आएगा, नहीं तो बराबर आएगा। ठीक है, मतलब ये जो पार्ट है ये या तो इससे बराबर होगा या तो इससे कम होगा। ठीक है, ये जो पार्ट है इस एरिया का, जो एलएचएस का पार्ट है, लेफ्ट का जो पार्ट है, ये हमेशा इससे कम आएगा, नहीं तो बराबर, दो ही चीज़ होगा। तो देखो इसके लिए एग्जांपल करते हैं भैया, ऐसा इसने क्यों बोला चेक कर लेते हैं एग्जांपल लेके। मान लेते हैं कि ए वेक्टर है जिसका ए का मैग्नीट्यूड हमने यहाँ पर निकाल कर रखा है जो कि √6 आएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालिए। बी हमने ए लेट कर लिया, अपने से एग्जाम्पल ले लिया कोई, तो बी का मैग्नीट्यूड मैंने निकाला तो यहाँ पे √6 आया। अब देखो ए डॉट बी का मतलब क्या होगा, ए बी, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा होगा। ठीक है, अब देखो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड यहाँ से निकाल लिया मैंने, तो 26 इंटू √6 यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया इंटू कॉस थीटा, और √156 इंटू कॉस थीटा, 26 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 156 आ गया इंटू कॉस थीटा। तो ए डॉट बी आ गया। अब ए डॉट बी, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब क्या है, उसको स्क्वायर करके अंडर रूट कर देना। तो स्क्वायर करके अंडर रूट करोगे तो फिर से वाला आपका वही आ जाएगा जो कि यहाँ पे आया था। ठीक है, तो ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड निकल के आ गया हमारे सामने ये। ओके, अब देखो ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, ये राइट साइड के लिए मैंने किया। ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड √26 और ये बी का मैग्नीट्यूड √6 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो √156। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ से देखो दोनों साइड आपको दिखेगा, ये देखो इस साइड आपका आएगा √156 इंटू कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू √156। तो ये देखो फ्रेंड्स, अगर ये दोनों इक्वल कब होगा, दोनों बराबर कब होगा, जब एक जीरो, यहाँ पे थीटा जो है 0 डिग्री होगा। जैसे ही थीटा 0 डिग्री होगा तो ये इक्वलिटी का कंडीशन फॉलो करेंगे, मतलब दोनों साइड बराबर। और जैसे ही थीटा बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा तो यहाँ पे इसका वैल्यू कम होगा। देखो अगर थीटा 30 डिग्री होगा, मान लो 30 डिग्री, तो कॉस थीटा अगर 30 डिग्री हो गया तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, तो ये वाला जो पार्ट है 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो आपको इससे कम होगा ये वाला। ठीक है, तो इस तरह से कम होगा, थीटा बढ़ेगा या घटेगा। अब घटेगा भी थीटा, तो मान लो -180 डिग्री हो गया, माइनस मतलब तो 180 डिग्री हो गया, एक माइनस में आ गया सपोज करो। ठीक है, तो थीटा का मान जब घटेगा तो भी फ्रेंड्स यहाँ पे ये पॉजिटिव ही भेजेगा, क्योंकि कॉस का क्वालिटी है कि वो नेगेटिव थीटा लेके भी पॉजिटिव ही रिजल्ट देता है। तो इस कारण फिर से ही ये वैल्यूएशन घटेगा, तो घटेगा तो इससे कम आएगा। तो हमेशा इस कंडीशन को फुलफिल करेगा कि ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो हमेशा इससे राइट वाले पार्ट से कम रहेगा, नहीं तो बराबर हो सकता है। बराबर एक ही केस होगा कि जब कॉस 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री केस में ही इक्वल होगा, अदरवाइज बाकी केस में कम ही होगा लेफ्ट वाला पार्ट। तो फ्रेंड्स ये वाज इनइक्वालिटी यही बताना चाह रहा है कि यही कंडीशन फुलफिल हमेशा करेगा ये डॉट प्रोडक्ट। तो फ्रेंड्स ये था कंप्लीट इंट्रो प्रॉब्लम 3.2 के ऊपर। तो हम डिटेल से समझ लिए कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है और किस तरह से उसका यूज़ करते हैं हम लोग, डॉट किस तरह से करते हैं दो वेक्टर का। तो फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम 3.2 के साथ मिलने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।